ओके। आज जो सेशन है वो चैप्टर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम एफएससी में 15 हार्ड क्वेश्चन दिए थे। और वो एमसीक्यू स्टैंडर्डाइज्ड हैं और इसके सॉल्यूशन आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है ए टॉर्क is acting on a rigid body of mass m in eastward direction, okay, and at the same time a torque t2 is also acting on a body along the north side. The direction of rotation is okay. तो जैसे कि हमें पता है कि ये वेक्टर है और ये भी वेक्टर है फॉर श्योर। तो वेक्टर्स एक्चुअली वेक्टोरियली ऐड होते हैं हेड टू टेल रूल से। तो मुझे बस ये देखना है कि क्या क्या डायरेक्शन है। तो मैं सिंपल जो कन्वेंशनल वे है जिससे हम देखते हैं कि यहाँ पे हम ईस्ट लेते हैं, यहाँ पे वेस्ट, यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ। ओके, अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जो कि मैं टॉर्क बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल ये टॉर्क ईस्टवर्ड है डायरेक्शनली, तो ये जो हमारे पास आ जाएगा टॉप वन वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, और जो दूसरा है वो नॉर्थ साइड पे आ जाएगा, तो दैट इज द नॉर्थ साइड। और अगर मैं इसको हेड टू टेल रूल से ऐड करूं, मींस के पहले वेक्टर में दूसरे वेक्टर को ऐड करूं, तो पहले के हेड से दूसरे को टेल को कंसाइड करूंगा, तो डेफिनेटली मैं इसको इधर लिख सकता हूं ऐसे। यस, तो आई विल गेट टा टू। अब मुझे सिंपली इसको ऐड करना है बाय हेड टू टेल रूल, तो मैं पहले की टेल को दूसरे के हेड से मिला दूंगा, तो आई विल गेट दैट रिजल्ट। तो जो नेट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होगी डेफिनेटली वो ये होगी, जो कि हमारे पास नॉर्थ ईस्ट आ रही है। ठीक है, जो कि नॉर्थ ईस्ट होगी, ईस्ट और नॉर्थ के सेंटर में। तो ना ही अपवर्ड होगा ना ही डाउनवर्ड होगी, तो डेफिनेटली जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास होगा नॉर्थ ईस्ट। ओके, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। सपोज यू आर लेइंग ऑन ए बेड इन ए रूम। अब ये मैं जब एमसीक्यूज बना रहा था, जस्ट मैं लेटा हुआ था तो मैं इसको लिख रहा था। ओके, एंड यू टर्न ऑन ए सीलिंग फैन यूजिंग रिमोट कंट्रोल एंड it start rotating in clockwise direction. According to you, what will the direction of the torque? अच्छा, अब सपोज कर लें कि आप सामने बैठे हुए हैं और जो स्क्रीन है वो आपके सामने छत है। तो अगर छत ये आपको नजर आ रहा है, तो डेफिनेटली मैं ये छत बना लेता हूँ। ये मेरे पास छत है जो कि आप जस्ट सीधा ऊपर देख रहे हैं, और ये मेरे पास फैन है जो कि ये फैन है मेरे पास। यस, दैट इज माय फैन। ये थोड़ा सा, दैट इज माय फैन। ओके, अच्छा, अब ये क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा है। ठीक है, इसको मैं क्लॉक वाइज रोटेट करवा देता हूँ, मीन्स कि ये ऐसे रोटेट कर रहा है, दैट इज क्लॉक वाइज रोटेशन। और अगर मैं अपनी राइट हैंड फिंगर्स को कर्ल करूं इसके अलोंग, तो डेफिनेटली मेरी जो डायरेक्शन है वो छत की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब है कि अपवर्ड जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी। ओके, दैट इज वेरी सिंपल। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। मैंने ये जो बनाया है ये छत बनाया है मेरे सामने बिल्कुल, क्योंकि मैं लेटा हुआ हूँ तो मेरे बिल्कुल फेस पे सामने मेरे, हाँ, मुझे छत नजर आ रहा होगा। अब उस पे पंखा क्लॉकवाइज घूम रहा है जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया। इस क्लॉकवाइज रोटेशन में अगर मैं स्क्रू रूल लगाऊं कि मेरे पास कर्ल ऑफ फिंगर सीधी सीधी ये जो ऐसे हैं, मैं अगर इसकी तरफ डायरेक्शन करूं तो मेरी जो डायरेक्शन है वो छत की तरफ अंगूठा जाता है, तो डेफिनेटली जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड आएगी। इसी तरह अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज कह देता तो मेरे पास जो डायरेक्शन आ जाती है वो डाउनवर्ड आती है, लेकिन इस केस में जो है वो अपवर्ड आती है। नेक्स्ट है, which of the following set of forces if acting on a body cannot give net zero force? ओके, यहाँ पे बहुत मजे की बात है। अगर तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हूं तो वो नेट फोर्स तब ही देंगी जबकि वो या तो एक ट्रायंगल बनाती हूँ या वो क्या हूँ, उनमें कंडीशन क्या है कि फॉर एग्जांपल एक F1 फोर्स हो, दूसरी F2 फोर्स हो, तीसरी F3 फोर्स हो फॉर एग्जांपल। तो इनकी कंडीशन इन पे क्या है कि जो नेट रिजल्ट जीरो दें वो ये कि अगर कोई सी दो फोर्सेस मैं ऐड करूं तो वो दूसरे के बड़ा या बराबर आनी चाहिए, तो हमारे पास नेट रिजल्टेंट जीरो आ सकता है। हाँ, हाँ, अगर ट्रायंगल की बात की जाए कि कोई राइट ट्रायंगल बन सकती है, तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि आपकी फॉर एग्जांपल ए बी सी है मेरे पास जो जिससे ट्रायंगल बन रही है, तो हमारे पास कंडीशन है ए प्लस बी मस्ट बी ग्रेटर देन सी, या कोई सी भी दो ऐड कर लो, मीन्स कि ए प्लस सी मस्ट बी ग्रेटर देन बी, या बी प्लस सी मस्ट बी ग्रेटर देन ए। अगर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही आपके पास ट्रायंगल बन सकती है। और इसी तरह क्योंकि आपको पता है जब थ्री फोर्सेस जीरो रिजल्टेंट देंगी तो एक ट्रायंगल की तरह ही ऐड होंगी। फॉर एग्जांपल F1 फोर्स है वो इधर लग रही है, उसके
ऊपर मैंने F2 फोर्स को हेड टू टेल रूल से ऐड किया, और ऐसे ही मैंने F3 फोर्स को हेड टू टेल रूल से ऐड किया। तो ओके यस, यहाँ पे मुझे एक्चुअली रिजल्टेंट मिलना था, लेकिन हेड टेल से कंसाइड कर गया तो मेरे पास नॉल रिजल्टेंट मिलेगा। तो कहने का मकसद ये है कि अगर राइट ट्राइंगल बनेगी, सॉरी ट्राइंगल बनेगी, तो आपके पास नेट रिजल्टेंट जीरो आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि दो फोर्सेस, एक फोर्स ये हो, दूसरी फोर्स उस पर ऐसे ऐड करें, फॉर एग्जांपल ये 10 हो, दूसरे इसके ऊपर ऐसे ऐड करें, इस तरह से ये 5 है और दूसरी भी 5 हो, तो ऐसे अगर ओवरलैप कर ले तो तब भी ये जीरो रिजल्टेंट दे सकती है। तो कहने का मकसद ये है कि हाँ, फिर भी 5 + 5 ऐड करोगे तो 10 के इक्वल आता है, मीन्स के ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई करती है। तो इन शॉर्ट, कोई सी दो फोर्सेस ऐड करो, वो थर्ड की इक्वल या बड़ी आएंगी तो नेट रिजल्टेंट दे पाएंगी जीरो। फॉर एग्जांपल मैं इधर यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ, 2, 3 एंड 10 है, तो ये कभी भी नेट जीरो रिजल्टेंट नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि मैं 3 + 2 करता हूं, आई विल नॉट गेट ग्रेटर देन 10। तो इसका मतलब है ये कभी भी नेट जीरो रिजल्टेंट नहीं दे सकती। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें से मैं किसी भी दो को ऐड करूंगा तो तीसरी से बड़ी आ रही है, किसी भी दो को ऐड करूंगा तो तीसरी वैल्यू से बड़ी आ रही है, किसी भी दो को ऐड करूंगा तो तीसरी वैल्यू से बड़ी आ रही है। तो इसका मतलब है ये तीनों के तीनों जो हैं, ये नेट जीरो रिजल्टेंट दे सकते हैं। तो इसका मतलब है ये इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है मेरे पास, वो है नन ऑफ दीज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नन ऑफ दीज अक्सर हम करते नहीं है, तो डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही सिंपल और जेनेरिक सा क्वेश्चन है। क्या कि अगर ए और बी वेक्टर को मैं क्रॉस करूं और फिर मैं डॉट ले लूं ए के साथ, तो क्या क्या वैल्यू आएगी? एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब हम ए और बी को क्रॉस करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो हमेशा ए और बी जिस प्लेन में होंगे उसके परपेंडिकुलर उसका रिजल्ट होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ए और बी प्लेन है, इसमें ए और बी लाई कर रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट होगा जिसको मैं ग्रीन से लिखता हूं, वो हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, एन हैट से इसकी नोटेशन आएगी। तो हमेशा जो रिजल्टेंट आएगा क्रॉस का, ए और बी के क्रॉस का, ये उसका अगर दरमियान थीटा है, तो हमेशा वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। दैट इज क्लियर। अब परपेंडिकुलर है तो हमारा डॉट प्रोडक्ट हमेशा उससे जीरो आएगा, बिकॉज हमारे पास डॉट प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी में हमारे पास आएगा कॉज ऑफ थीटा डेफिनेटली इसके अंदर। तो कॉज ऑफ 90 हमेशा हमारे पास क्या होता है? 90 इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास इसका जो रिजल्ट है डेफिनेटली वो जीरो आएगा, एंड दैट इज वेरी क्लियर। लेकिन इसमें जो आपको ट्रैप नजर आता है वो ट्रैप दो हैं। एक तो ये कि हाँ ठीक है, ए से आएगा, ए स्केयर आ जाएगा और बी आ जाएगा, तो दैट वाज अ ट्रैप, ये ट्रैप है। इसी तरह ये भी ट्रैप बन सकता है, ठीक है। तो ये ट्रैप थे एक्चुअली, लेकिन करेक्ट ऑप्शन क्या है? वो ये है। नेक्स्ट चलते हैं जी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट मजे का है। थ्री फोर्सेस हैं, एक फोर्स है 5 न्यूटन, 12 न्यूटन एंड 13 न्यूटन एक्टिंग ऑन ए पॉइंट कीपिंग द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, जैसे कि अभी मैंने पहले बताया, तीन फोर्सेस अगर एक्ट कर रही हूँ और सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, इसका मतलब है कि नेट फोर्स जीरो है। तो ये तीनों जो फोर्सेस हैं ये क्या बना रही होंगी शेप? ये डेफिनेटली एक ट्राइंगल बना रही होंगी। और अभी जो ये बात कर रहा है कि साइन 22 जो है, सॉरी 23 जो है, वो 5/13 है, तो डेफिनेटली ये कोई ना कोई राइट ट्राइंगल बन रही है। दैट इज वाई उसने इस तरह से एंगल दिया है। तो मैं इस राइट ट्राइंगल को इस तरह से बना लेता हूँ। ओके, दैट इज माई 23 डिग्री, और इसके सामने वाला डेफिनेटली 5 होगा और ये मेरे पास 13 होगा। और जैसे कि मैंने लेक्चर्स में बताया था कि ऐसी ट्राइंगल जिसका हाइट 5 हो और हाइपोटेन्यूज 13 हो, तो उसका ये डेफिनेटली 12 होता है। ये स्टैंडर्डाइज्ड ट्राइंगल्स हैं, आप इसको फाइंड भी करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से तो यही आएगा। तो ये मुझे डायरेक्ट पता है ये 12 है। और फिर मजे की बात, ये सेटिस्फाई भी हो गया कि तीनों जो हैं मेरे पास यही फोर्सेस हैं। अब हेड टू टेल रूल से ऐड हो रही हैं। तो हेड टू टेल रूल से ऐड करने का मतलब क्या है कि एफ जो 12 फोर्स है, वो 12 न्यूटन फोर्स है, वो 5 न्यूटन में इस तरह से ऐड हो रही है। अब इसके बीच में एंगल क्या होगा वो यहां से हम फाइंड करेंगे, वो होगा 90। ओके, ऐसे ही 5 न्यूटन और ये जो अगली फोर्स है जो कि 5 न्यूटन में, 13 न्यूटन में जो है फोर्स, वो 5 न्यूटन में ऐड हो रही है। तो डेफिनेटली ये उसका एंगल होगा जो कि हमने फाइंड करना है। अब एक और बड़ी मजे की बात है, जब भी कोई ट्राइंगल होती है
उसके दो ऑपोजिट एंगल्स, जो कि यहाँ पे एक 90 है और एक 23 है, इन दोनों का सम करोगे तो तीसरा जो कोना होगा उसका एक्सटर्नल एंगल उसके बराबर होगा। तो यहाँ पे 90 प्लस 23 करोगे तो ये आ जाएगा 113। ओके, ये भी इजी है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ फाइंड करना चाहो, फॉर एग्जांपल 90 को जमा कर लो 23 में, और फिर डेफिनेटली हमें पता होता है कि इसको 180 से माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। ओके, ये वाला एंगल आ जाएगा तो ये आएगा 67। अब यहाँ पे बड़ी एक और मजे की बात है, क्या कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक कंप्लीट लाइन है, और इधर से लेके मैं इधर तक अगर देखूंगा तो मेरे पास एंगल कितना बनना चाहिए, 180। ओके, 180 में से 67 को मैं माइनस करूंगा तो फिर भी मेरे पास आ जाएगा 113। तो सिंपल ये मेरे पास आ जाएगा 113। तो दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन। और इसमें बच्चों ट्रैप क्या था, इसमें ट्रैप था एक, 67 इज अ बिगेस्ट ट्रैप। ये बिगेस्ट ट्रैप था, जो कि आपको लग रहा था हाँ ये इसके बीच में एंगल, लेकिन एंगल हम इस तरह से हम ये करते हैं, लाइक ये मेरे पास ए फोर्स है और दूसरी बी फोर्स है फॉर एग्जांपल, तो ये इसके बीच में एंगल है, ना कि ये वाला। एंड दैट वाज नॉट द एंगल बिटवीन द ए एंड बी, दैट इज द एंगल जो कि हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास द मैक्सिमम, ओके, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी। अब सिंपल आपको डिफरेंस नजर आ रहा है तो आप इसको टिक कर देते हो, एंड दैट इज अ ट्रैप। सीधा जाके इसमें घुस जाता है बंदा। लेकिन ये ऑप्शन नहीं है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, कि a माइनस बी का मैग्नीट्यूड अगर मैं फाइंड करूं तो मैं कन्वेंशनल वे से क्यों नहीं फाइंड करता। तो मैं लिखता हूं ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab कॉज ऑफ थीटा। ओके, जब डिफरेंस होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो डेफिनेटली ए अगर इधर होगा तो बी डेफिनेटली उसकी ऑपोजिट अलाइन होगा। ठीक है, तो 180 का एंगल आएगा एक्चुअली। तो हम मैं इसमें जब 180 को पुट करता हूं तो आई कैन राइट इट एज ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab, that is cos of 180, and that 180 is actually give us -1, और ये आ जाएगा +1 यहाँ पे। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो ये आ जाएगा ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्र। ओके, दैट इज a प्लस बी, वाओ दैट इज फैसिनेटिंग। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। नेक्स्ट चलते हैं जी। द मिनिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो एंड नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस नल वेक्टर। अब मैंने जैसे कि बात की थी कि तीन वेक्टर्स होंगे तो आप एक ट्राइंगल बनती है जिससे आप नल वेक्टर ले सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। लेकिन वो है, ट्राइंगल कोई भी है वो प्लेन में होगी, वो किसी स्पेस में नहीं आएगी। मतलब ऐसा नहीं होगा 3D शेप में हो ट्राइंगल, तो ट्राइंगल 3D शेप में नहीं आ सकती। हाँ, अगर 3D शेप में लेना है तो मैं उसको एक क्यूब ले लेता हूँ ताकि मैं इजीली देख सकूं कि क्या चल रहा है। तो मैं एक क्यूब ले लेता हूँ। ओके, ये मेरे पास क्यूब आ गया। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि कितने मुझे वेक्टर चाहिए कि मैं नल वेक्टर प्रोड्यूस करूं, लेकिन नॉन कोप्लेनर मतलब स्पेस में जाके। तो मैं एक ये ले लेता हूँ वेक्टर, मेरे पास ये वेक्टर ए है, ठीक है। अभी मैं बी इसके साथ ऐड कर लेता हूँ वेक्टर हेड टू टेल से, ठीक है बी। अभी मैं प्लेन में ही हूँ डेफिनेटली, लेकिन अगर मैं यहाँ से ऐसे आ जाऊं तो ये मेरे पास तो सिंपल एक प्लेन में आ जाएगा और मैं नल वेक्टर ले लूंगा। लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाह रहा, मुझे तो चाहिए स्पेस में। तो स्पेस में डेफिनेटली मुझे आगे जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर मूव करता हूँ, ओ यस, अब मैं ऊपर, पहले आगे, फिर ऊपर, फिर मैं पीछे की तरफ गया हूं। तो डेफिनेटली अब मैं एक्चुअली स्पेस में मूव कर रहा हूं। अब मैं इधर से शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा जो कि मैं एक्चुअली दोबारा अपनी जगह पे आ सकूं, तो मैं इधर से डायरेक्ट इधर आऊंगा। तो कितने वेक्टर्स यूज हुए, ए बी, दैट इज सी एंड दैट इज डी। तो 4 वेक्टर यूज हुए हैं मिनिमम कि नल वेक्टर हमारे पास आ सके, मीन कि आखिरी वाले वेक्टर का हेड पहले वाली की टेल से कंसाइड कर गया है। तो कितने वेक्टर्स मिनिमम चाहिए स्पेस में, वो है हमारे पास 4। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 4। हाँ, अगर यहाँ पे मैं कह दूं कि मुझे प्लेन में मिनिमम कितने फोर्स फैक्टर्स चाहिए, तो डेफिनेटली प्लेन में मेरे पास होंगे 3। और अगर मैं कह दूं कि मुझे जस्ट वन डायमेंशन में चाहिए, या मैं कोई भी ऑप्शन है दे दूं दूं कि
प्लेन में है या कोलिनियर है या स्पेस में है, तो डेफिनेटली मुझे सिर्फ दो वेक्टर्स चाहिए जिससे मैं नल वेक्टर ले लूंगा, ए माइनस ए। तो दो वेक्टर से मैं मेरे पास नल वेक्टर आ जाएगा। तो उसकी कंडीशन में, जब नो कंडीशन दी हो या जस्ट बताया हो कि कोलिनियर है, तो फिर हमारे पास ये टू टू जस्ट फैक्टर्स रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट चलते हैं जी। द मूवमेंट आर्म ऑफ द रेंच इज इन द नॉर्थ डायरेक्शन। ये बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं जिसमें डायरेक्शंस आ जाती हैं। ओके, नॉर्थ डायरेक्शन एंड ए प्लम्बर इज अप्लाइंग ए फोर्स एफ डाउनवर्ड एट द एंड ऑफ द रेंच, द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क इज। ओके, अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं सिंपल एक टेबल बना लेता हूँ ताकि उसमें पता चल जाए कि ईस्ट वेस्ट कहाँ पे है और अप डाउन कहाँ पे है। तो ये मेरे पास एक 3D टेबल है। ओके, ये टेबल है मेरे पास, और मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो ये ईस्ट है, ये डेफिनेटली वेस्ट होगा। और इस साइड पे ये जो जिस साइड पे टेबल की चौड़ाई है ये नॉर्थ है, और ये मेरे पास साउथ है। ये तो मेरे पास क्लियर हो गया। अब मैं ये जो वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ ये अपवर्ड है, और ये जो वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ ये डाउनवर्ड है। तो ये चीज जरा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो मैं इसको यहाँ पे भी डिलीट कर देता हूँ। तो मेरे पास जो फोर्स है उसको मैं ग्रीन से लिखता हूँ। वेयर इज द ग्रीन, यस। तो जो मूवमेंट आर्म है वो डायरेक्शन है उसकी नॉर्थ की तरफ। ओके, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट आर्म। और जो फोर्स है वो डाउनवर्ड लग रही है, डेफिनेटली जो मैं फोर्स की डायरेक्शन करूंगा वो मैं करूंगा डाउनवर्ड, एफ। अब सिंपल मैं क्या करूं कि मुझे पता है टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो आर की तरफ फिंगर्स रख के, आर की तरफ फिंगर करके मैंने एफ की तरफ कर्ल करनी है। तो ये जो थंब है मुझे बताएगा डायरेक्शन। आर की तरफ फिंगर करके, थंब को इरेक्टेड करके आर की तरफ फिंगर सीधी करनी है, इस तरह से सीधी करनी है कि मैं एफ की तरफ कर्ल भी कर सकूं। ऐसे नहीं कर लेनी, अब मैं एफ की तरफ तो नहीं कर्ल कर पाऊंगा, ऐसा भी नहीं करना, मैं एफ की तरफ नहीं कर कर पाऊंगा। ऐसी डायरेक्शन रखनी है हाथ की ताकि मैं एफ की तरफ कर्ल भी कर पाऊं। ठीक है, तो अब मैं कर्ल करूंगा डेफिनेटली, तो मेरे पास जो डायरेक्शन आएगी टॉर्क की मैं उसको ब्लू से लिखता हूं, एंड दैट इज द डायरेक्शन इन द वेस्ट, एंड दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो द करेक्ट ऑप्शन इज द वेस्ट। ओके, ये बहुत मजे का क्वेश्चन है। Two forces of equal magnitude is applied on a body of mass m. One is along positive x direction and other is along positive y direction. What will be the direction of the third force? ठीक है, जो कि उस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखे। ओके, तो सिंपल हमारे पास एक y में है और एक x में है, तो डेफिनेटली एक प्लेन है एक्स वाई का। एक बात तो क्लियर होगी, तीन फोर्सेस हैं तो डेफिनेटली प्लेन में रहेंगी, कभी भी स्पेस में नहीं जाएंगी, एक्स और वाई में रहेंगी, जी की तरफ नहीं भागेंगी। तो यहाँ पे एक सिंपली हम एक क्विक चेक लगा लेते हैं कि एक्स जी प्लेन तो कभी नहीं हो सकता, एक्स जी प्लेन तो कभी भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास जस्ट दो ऑप्शन रह गए हैं, 225 एंड 270। इसको देख लेते हैं। अगर मैं एक्स वाई को ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, एक्स इज दिस वन, वाई इज एक्स प्राइम इज दिस वन, वाई इज दिस वन एंड वाई प्राइम इज दिस वन। ओके, मैं फोर्सेस को ग्रीन से लिख लेता हूँ। एक फोर्स यहाँ पे अप्लाई की है, दूसरी फोर्स यहाँ पे अप्लाई की है। इसका जो अगर मैं नेट रिजल्टेंट देखूंगा तो मैं डेफिनेटली इसको हेड टू टेल से ऐड करूंगा, एंड दैट इज द नेट रिजल्टेंट जो कि मैं ब्लू से लिखता हूँ। ओके, यस, दैट इज द नेट रिजल्टेंट। इक्वल फोर्सेस हैं तो ये मेरे पास एंगल आएगा 45 का, सिंपल। अब इसको मैंने नल्लीफाई करना है तो डेफिनेटली इस डायरेक्शन पे मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी। तो ये जो फोर्स होगी ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगी, और हमें पता है कि यहां से यहां तक तो 180 है और आगे कितना होना चाहिए 45। तो डेफिनेटली 180 प्लस 45 आएगा, एंड आई विल गेट टू 25 डिग्री फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये बहुत ट्रिवियल क्वेश्चन है। फोर्स है हमारे पास, वेक्टर फॉर्म में दी हुई है, और ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लगी है। तो हम डी फाइंड कर लेते हैं। वो कैसे फाइंड कर लेते हैं, बी माइनस ए पॉइंट। तो बी मेरे पास क्या है 5, 5 में से 1 निकाला तो आ जाएगा 4i, प्लस 7 में से 3 निकाला तो आ जाएगा 4j। दैट इज करेक्ट। फोर्स मेरे पास पहले है तो W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, एंड आई विल गेट 4 into 2 आ जाएगा 8, प्लस 4 into 3 आ जाएगा 12, विच इज द 20, सॉरी द 20 जॉल, एंड दैट इज सिंपल। सीधा सीधा सवाल था, इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं थी। ये बहुत ही मजे का सवाल है।
11 क्वेश्चन बहुत मजे का है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इन अ सेंस कि हमें ये पता है वी कैन ऐड नंबर्स इनटू नंबर्स, वी कैन ऐड नंबर इनटू एनी नंबर, वी कैन ऐड वी कैन ऐड वेक्टर इनटू एनी वेक्टर। ठीक है, दैट इज सिंपल। वेक्टर्स को वेक्टर्स में ऐड किया जा सकता है। वी कैन नॉट ऐड ए नंबर इनटू ए वेक्टर बिकॉज कोई जोड़ ही नहीं बनता। वेक्टर्स को हम वेक्टर्स में ऐड करते हैं, वेक्टर्स को स्केलर में नहीं ऐड सकते। हाँ, स्केलर्स को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगी या डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगी, लेकिन हम वेक्टर्स के अंदर नंबर ऐड नहीं कर सकते। तो हमें एक बात पता है कि जब डॉट करते हैं वी विल गेट अ स्केलर, वी विल गेट अ नंबर, तो हम स्केलर वेक्टर में नहीं ऐड कर सकते। तो ये आपके पास स्केलर आएगा। और डेफिनेटली जब क्रॉस करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट होता है वो भी हमारे पास वेक्टर होता है। तो वी कैन नॉट ऐड डॉट इनटू क्रॉस। तो ये तो क्रॉस क्रॉस है तो कोई इशू नहीं है ना, वेक्टर वेक्टर में ऐड हो रहा है। ऐसे भी ये भी क्रॉस क्रॉस है तो इसको कोई इशू नहीं है, ये भी वेक्टर वेक्टर में ऐड हो रहे हैं। नो मैटर के क्या आंसर आ रहा है, लेकिन वेक्टर्स होंगे। लेकिन यहाँ पे देखो कि ये तो वेक्टर शरीफ है लेकिन ये वेक्टर शरीफ नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो डेफिनेटली दैट इज एक्चुअली टेक्निकली रॉन्ग। तो सी ऑप्शन जो है वो मजे का नहीं है। हाँ, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, ये भी डॉट प्रोडक्ट, डेफिनेटली स्केलर स्केलर में आएगा तो डेफिनेटली हो सकता है। ऑल आर करेक्ट। अक्सर असल में ऐसे होता है जब भी कोई इस तरह का ऑप्शन आ जाता है, ऑल अबव या बोथ ए एंड बी या ऑल आर करेक्ट, तो वो हमारे पास सीधा सीधा वही क्वेश्चन का आंसर होता है, लेकिन ऐसे यहाँ पे नहीं है। तो जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन है वो हमारे पास है सी। नेक्स्ट चलते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको समझाने से पहले मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ। मेरे पास ये एक स्पोर्ट है, इसके साथ मैंने एक रस्सी बांधी हुई है, दूसरी भी रस्सी बांधी हुई है, इसके साथ मैंने फॉर एग्जांपल एक और छोटी सी चीज बांध दी है, और इसके साथ फिर मैंने नीचे एक रस्सी बांधी है। ये रस्सी, ये तीनों जो स्ट्रिंग्स हैं, जो रोप हैं, इनकी स्ट्रेंथ सेम है, मतलब कि एक ही स्ट्रेंथ पे, मतलब अगर इनको फोर्स लगाया जाए तो ये एक ही तरह की टेंशन ले सकती हैं, उससे ज्यादा ये टूट जाएंगी। तो अगर मैंने इसके साथ यहाँ पे वेट बांध दिया है, तो अगर इस वेट से टी टेंशन जहां पे आ रही है, तो एक बात तो सर्टेनिटी के साथ कही जा सकती है कि इन दो स्ट्रिंग्स में, फॉर एग्जांपल इसको T2 या T1 कह लेता हूँ, जो टेंशन है, इनमें टेंशन जो T1 और T2 है वो डेफिनेटली T से कम होगी, क्योंकि ये दोनों मिलके उसी फोर्स को उठाई हुई हैं जो कि इसके अकेली ने मिलके उस फोर्स को उठाया हुआ है। सिंपल होगी बात। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस केस के लिए कि आप इसका एंगल कुछ बना लो, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जो टेंशन मैक्सिमम बियर की करनी पड़ेगी वो इस रस्सी को करनी पड़ेगी, इस रोप को करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन क्या है, अगर वेट हैंग किया हो इन सच अ वे जैसे कि शक्ल में दिखाया गया, इफ ऑल स्ट्रिंग हैविंग सेम स्ट्रेंथ मींस कि एक ही टेंशन बियर कर सकते हैं उसके बाद टूट जाएंगी, विच स्ट्रिंग विल ब्रेक फर्स्ट इफ आई इंक्रीज द वेट ग्रेजुअली। तो यहाँ पे करेक्ट डायरेक्टली जा सकता है कि हाँ, इन पे तो कुछ पार्ट ऑफ वेट होगा ना S1 और S2 पे, तो जो एक्चुअली जल्दी ब्रेक करेगी वो S3 होगी। उस पे मैक्सिमम सबसे पहले टेंशन उस पर बढ़ेगी एज कंपेयर टू इन टू S1 एंड S2। तो द करेक्ट ऑप्शन इज एक्चुअली S3। ओके, यस, ये बहुत मजे का। इफ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन ए रिजिड बॉडी द बॉक्स विल बी इन। अब इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स जब आती है ना तो सिंपल सीधा सीधा लगता है कि इस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, या हम ये कहेंगे हाँ डायनामिक इक्विलिब्रियम हो सकता है। तो ये आपकी एक किस्म के ट्रैप्स हैं जो आप सीधे जाके इसको टिक करते हो, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है, बॉक्स है। मैंने इसलिए यहाँ पे रिजिड बॉक्स लिखा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये रिजिड बॉक्स है। ओके, एक बात हमें पता है कि जब फोर्सेस एक ही लाइन में नहीं लगती हैं, जैसे कि मैंने लेक्चर में बताया था, अगर वो अपोजिट लाइन में लगती हैं, मतलब लाइन ऑफ एक्शन उनका डिफरेंट है, तो इट कैन रोटेट लाइक, ये मेरे पास मोबाइल है, इस मोबाइल पे मैंने इस साइड पे फोर्स लगाई, इस साइड पे 5 न्यूटन या 10 न्यूटन, और इस साइड पे मैंने 10 न्यूटन लगाई, तो है तो इक्वल एंड अपोजिट है, लेकिन इट कैन कॉज रोटेशन, इट कैन कॉज रोटेशन बिकॉज एक कपल एक्ट करेगा उस पर। तो आप नहीं कह सकते कि मैंने फोर्सेस कहाँ लगाई हैं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक ही लाइन पे फोर्सेस लग रही हूँ तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम आ गया हो, या ये फोर्सेस लगते हुए कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो तो डायनामिक इक्विलिब्रियम हो, मे बी रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी हो, लेकिन हम कह कुछ नहीं सकते। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन शरीफ जो है वो कम है इस सिनारियो में।
ओके, if two vectors, ये बहुत trivial है, if two vectors a and b and the angle between them is theta, what will be the magnitude of the resultant? तो normally जो जेनेरिक रिजल्टेंट की सॉल्यूशन है हम उसको लिखते होते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos of theta, and that is the generic way to find the magnitude of a resultant. तो मेरे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। अब ये लास्ट वाला भी बड़ा मजे का है। क्या है? हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज अप्लाइड ऑन ए स्मॉल ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑफ मास M ऑन ए स्मूथ प्लेन ऑन इंक्लाइन, ठीक है, और ये रेस्ट में पड़ा हुआ है। द एंगल इज विद द हॉरिजॉन्टल इज थीटा, बट इज द नॉर्मल फोर्स ऑन एक्टिंग ऑन दिस, ठीक है। नॉर्मल फोर्स जो है हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। अगर सरफेस ऐसे है तो मेरे पास नॉर्मल फोर्स ये है। अगर सरफेस टेढ़ी हो गई है तो फिर नॉर्मल फोर्स भी मेरे पास चेंज हो गई है। सरफेस ऐसे है तो नॉर्मल फोर्स ये है। तो नॉर्मल फोर्स होगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी। अब ये इसकी वैल्यू क्या है ये हमने फाइंड करनी है, तो मैं इधर देख लेता हूँ। ये मेरे पास इंक्लाइंड सरफेस है, तो नॉर्मल फोर्स मेरे पास होगी ये। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? तो एक बात तो मुझे पता है, इसका मैस है m, तो डेफिनेटली वो ऑलवेज डायरेक्टेड डायरेक्टली जो होगा वो डाउनवर्ड उसका एक्ट कर रहा होगा, जो कि होगा mg। अब इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। इस mg को कैसे रिजॉल्व करना है, किस कंपोनेंट के क्लास रिजॉल्व करना है, तो मैं उसको येलो से यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ। दैट इज माई, फॉर एग्जाम्पल एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है, इसके अलोंग रिजॉल्व करना है। अब बड़ी मजे की बात है, ये अगर एंगल थीटा शरीफ है तो ये भी एंगल थीटा होता है। ये कम होता जाएगा तो ये भी कम होता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा तो ये भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये जो वेट है ये ऑलवेज नीचे की तरफ हेडेड होगा। चाहे आप इंक्लाइन प्लेन ऊपर कर लो, चाहे आप इंक्लाइन प्लेन नीचे कर लो, तो ये जो एंगल होगा इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। ओके, ये एंगल अगर थीटा है तो अलोंग द डायरेक्शन ये जो हमारे पास कंपोनेंट होगा एम जी का, वो आ जाएगा एम जी कॉज ऑफ थीटा। ये कंपोनेंट जो होगा एम जी कॉज ऑफ थीटा होगा, तो डेफिनेटली ये जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा एम जी साइन ऑफ थीटा। ओके, अब ये अगर कॉज ऑफ थीटा है और अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है, डेफिनेटली यहाँ पे सिस्टम जो है, हाँ गया, नजर ही नहीं आ रहा। यस, सिस्टम रेस्ट में है, तो फिर डेफिनेटली ये जो कॉज ऑफ एम जी कॉज ऑफ थीटा ये नॉर्मल फोर्स के इक्वल होगा, एंड हियर इज द नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू एम जी कॉज ऑफ थीटा, एंड दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ये जो क्वेश्चन थे, अब इनका स्टैंडर्ड जो है, मैं इसके साथ 100% एग्री करता हूँ कि पीपीएससी वालों को पास इतना टाइम नहीं है कि इस तरह के एमसीक्यूज बनाए। लेकिन अगर आप ये करने की प्रैक्टिस आपकी होगी तो डेफिनेटली जो वहाँ पे ट्रिवियल क्वेश्चन होते हैं वो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेशन एनएफ साइंस एकेडमी में स्टार्टेड है 8 जून से। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, अगर आप एफपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, केपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इवन आप एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए। इफ यू वांट टू ज्वाइन, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 0345 0801996। सो वेलकम, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।